हमें जो मसला था कि ये हमें जो एविडेंस था या जो रिकॉर्ड था हमारे मुल्जिम के खिलाफ केस था वो हमें ये लोग देते ही नहीं थे। और इन्होंने 2 किस्म के चार्ज लगाए हुए थे कि एक जो एंटर हुए हैं और दूसरा जिन्होंने अप्रोच किया है। जैसे हसन खान नियाज़ी पे अभी इन्होंने किया हुआ था कि इसने कैंट के अंदर अप्रोच किया है। उसको सिर्फ उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो अंदर एंटर हुआ है। हसन खान नियाज़ी से मैं जब पहली दफ़ा मिला, क्योंकि हम वकालत भी करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, तो वो बहुत कमज़ोर था। यानी कि मैंने उसकी चेस्ट चेक की कि मेजर की, मुझसे भी पतला हुआ था। हर बंदे का 20-25 किलो कम हुआ है। हसन खान नियाज़ी के खिलाफ यही एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ उन्होंने हर एक से स्टेटमेंट करवाई हुई है कि इन्होंने हमें वर्गलाया और हमें कहा कि आप उधर जाएं। इसमें फिर मियां महमूद रशीद के खिलाफ हर एक है। आते हुए वो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये उनका नारा होता था। लिटरली उनका जज्बा बिल्कुल नहीं टूटा, ये लिटरली उनका था। उनमें से एक का मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो वहाँ मशहूर है कि जब बैरक्स के अंदर होते हैं तो कहते हैं वो वहाँ रोज रात को नारे उनमें से एक मारता है कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ नौजवान लॉयर मौजूद हैं, मुराद अली खान मरवत साहब। ये बुनियादी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल हुआ है वहां पर सिविलियंस की तरफ से काउंसिल के तौर पर ये पेश होते रहे और बहुत सारी कहानियां इनके पास मौजूद है। आज जानते हैं मुराद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद साहब, आप सिविलियंस की जानिब से मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हुआ है खुद पेश होते रहे वहां पे? जी, मैं 4 अक्यूज़ की तरफ से पेश होता रहा हूँ मिलिट्री ट्रायल में। अमित। और ये दिसंबर से लेके जनवरी तक चलते रहे हैं, तब मैं ये पेश हुआ हूँ। दिसंबर 2023 से लेके जनवरी 2024 तक। तो आपके जो 4 क्लाइंट्स हैं उनका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है? जी, इनको इंस्ट्रक्शंस थी कि 10 जनवरी तक कंप्लीट करने हैं, तो बहुत ही तेज़ और उनको हरी था। और क्या नाम है, इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, फैसले भी महफूज कर लिए हैं। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इंतजार है इनको। सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उनको अनाउंस करना है इन्होंने बस। और ये ट्रायल कैसे होता है मिलिट्री कोर्ट्स में? माहौल कैसा होता है? जज साहब कौन होते हैं? कौन बैठा हुआ होता है? कमरा कैसा होता है? अच्छा, नॉर्मल सा कमरा होता है। 3 उसके अंदर मेंबर होते हैं जिन्होंने डिसीजन देना है। तीनों आर्मी के होते हैं और तीनों का कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं होता। यानी एक उनमें से हेड होता है जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, वो कर्नल होता है, और 2 मेजर होते हैं। फिर एक प्रोसिक्यूटर होता है और एक डिफेंस काउंसिल होता है। जैसे मैं था डिफेंस काउंसिल में, मेरे साथ अक्यूज बैठा होता था, और अक्यूज के साथ ही इन्होंने अक्यूज फ्रेंड दिया होता है, जो हमारे लिए एक बहुत हैरानी की बात थी कि एक आर्मी का ही मेजर वही आपके साथ उन्होंने बिठाया हुआ है, और उसको वो अक्यूज फ्रेंड कहते हैं, जिसने आपको हेल्प करनी है, आपको प्रोसीजर और सारा कुछ बताने के लिए। और इसी तरह प्रोसिक्यूटर बैठा होता है और उसके साथ एक आर्मी वाला बैठा होता है। तो शुरू में तो हम जो भी बात करते थे अपने अक्यूज से, तो ये डर लगा रहता था कि कहीं ये जो आर्मी वाला है ये कहीं हमारे खिलाफ ही तो कल गवाह एज अ विटनेस नहीं पेश हो सकता। जब एक दफा उन्होंने बता दिया कि मैं पेश नहीं हो सकता, लेकिन खुशकिस्मती है कि मेरे वो जो अक्यूज फ्रेंड थे वो मेरे मुझे बहुत अच्छे मिले, कुछ लोगों को बहुत ही बुरे, और कोई सपोर्ट या कुछ भी नहीं। सर, मुल्क भर में मुस्लिम मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हसास इमारतों पर हमले हुए हैं। जो आपके क्लाइंट्स थे उन्होंने उनके ऊपर क्या था? जीएचक्यू के हवाले से था या कोर कमांडर के हवाले से? अच्छा, मैंने सारे लाहौर में जो है मेरे वो क्लाइंट्स थे जिनके ऊपर कोर कमांडर हाउस का, ये सीसी हाउस जो है उनका केस था। और इन्होंने 2 किस्म के चार्ज लगाए हुए थे कि एक जो एंटर हुए हैं और दूसरा जिन्होंने अप्रोच किया है। जैसे हसन खान नियाज़ी पे अभी इन्होंने किया हुआ था कि इसने कैंट के अंदर अप्रोच किया है। उसको सिर्फ उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो अंदर एंटर हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर सिर्फ ये उनकी बुगस या उनकी मेलाफाइड आप देख लें कि एक बंदा सिर्फ कैंट के अंदर एंटर हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में उसके ऊपर ट्रायल कर दिया है। ठीक है। अच्छा, फिर आपकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जहां पर आप ये बता रहे हैं कि सिविलियंस के ऊपर टॉर्चर भी बहुत ज्यादा हुआ। तो जो आपके क्लाइंट्स थे उनसे आप मिले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? अच्छा, जितने लोग भी थे सारे बहुत ही कमज़ोर। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हसन खान नियाज़ी से मैं जब पहली दफ़ा मिला, क्योंकि हम वकालत भी करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, तो वो बहुत कमज़ोर था। मैंने उससे कहा कि आपको सेहत तेरी वग़ैरह सारा कुछ ठीक है? तो कहते हैं कि खुद ही चेक कर लो। यानी कि मैंने उसकी चेस्ट चेक की कि मेजर की, मुझसे भी पतला हुआ था। हर बंदे का 20-25 किलो कम हुआ है। और
टॉर्चर तो यानी कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी एक मिलिट्री कोर्ट्स में लाहौर में है, इन्होंने उसके ऊपर भी टॉर्चर किया है। सिविलियंस को तो छोड़े, जो इनके रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर है ब्रिगेडियर, उस पर भी इन्होंने टॉर्चर किया है। और टॉर्चर की डिटेल्स अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो वो तो बहुत ही है कि मेंटली बहुत ज्यादा। बात है सर थोड़ी सी कि मेंटल टॉर्चर था या फिजिकल टॉर्चर था? मेंटल टॉर्चर भी था, फिजिकल टॉर्चर भी था। मेंटली ज्यादा था। मेंटली ये था कि सोने नहीं देते थे, 12-12 14-14 घंटे डायरेक्ट इंटेरोगेशन चल रही होती थी। कहते हैं फिर हम जैसे ही सोने जाते थे आधा घंटा अभी लेटे नहीं होते थे, फिर वापस आ जाते थे। और कहते हैं कमरे में बिठाया होता था, कमरे मुंह पे हमारे कपड़ा होता था, हाथ बांधे होते थे। और कहते हैं रूम में कोई ना कोई गुजर रहा होता था, और कहते हैं हम थोड़ा सा पीछे अगर टेक या कुछ लगाते थे तो हमें स्टिक से मारते थे। कोने में बिठाई रखना, खड़े रखना, और दीवारों के इर्द गिर्द सर्कल्स होते थे जिनमें ये सोते थे। और ये पूरे 1 डेढ़ माह चलता रहा है। उस 1.5 माह के दरमियान इनका किसी से बाहर के बंदे से कांटेक्ट नहीं था, ना कुछ। और इनको इसी चीज के लिए पहले तो कहते हैं शुरू में तो हमसे कोई डिमांड्स भी नहीं करते थे कि आप ये करें या ये कहें। कहते हैं बस शुरू में बस वैसे ही टॉर्चर करते थे। बाद में उनकी डिमांड्स आई कि आपने जुडिशियल कन्फेशन करना है, जज के सामने करना है। और फिजिकल में ये था कि पाँव के नीचे, जो ये पाँव के नीचे वाली जगह होती है उस पे मारते थे, और बैक साइड पे कहते हैं हमें मारते थे। फिजिकल में ये होता रहा, एक के ऊपर एक बंदा था बीच में जो क्या नाम है कन्फेशन मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके नाक में और मुंह में पानी डालते रहे और वो सारा कुछ करते रहे। कहते हैं फिर मेरे सामने उन्होंने, जब मैं फिर भी नहीं मान रहा था, तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि हम तेरे नाखून भी उतार देंगे, और कहते हैं करंट वाला सामान भी ले आए थे। तो कहते हैं उसके बाद फिर मैं मान गया कि जो आपने कन्फेशन कराना है, मैं उसके लिए रेडी हो गया। ये सारा तशद्दुद हसन न्याजी के साथ भी हुआ? हसान खान न्याजी पे भी हुआ है। हसान कहता है कि मेरे ऊपर मेंटली ज्यादा किया, फिजिकल कम किया, लेकिन उसके ऊपर भी हुआ है। ठीक है। और हसन न्याजी से भी कुछ कन्फेशन करवाए? हसान हसान खान न्याजी को जब इन्होंने पहले भी पकड़ा था, वो तो उसने अपनी आके स्टेटमेंट दे दी थी जब पुलिस ने पकड़ा था। वो कहता था कि मेरे, जब ये कुछ 15-20 दिन के लिए गया था, उसके ऊपर तो इन्होंने पहले तब 2 रातों इन्होंने टॉर्चर किया था, और वो उन्होंने खुद बताया था, इंटरव्यूज में कहा हुआ है। तो इधर तो इस दफा तो अच्छा खासा किया है, बहुत ज्यादा। लेकिन हमें डर यही था कि मेंटली अल्लाह करे स्टेबल हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल मेंटली स्टेबल है, अब रिकवर कर गया है। और ये बताएं कि हसन खान न्याजी से क्या कन्फेशन चाहिए? हसान खान नियाजी के खिलाफ यही एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ उन्होंने हर एक से स्टेटमेंट करवाई हुई है कि इन्होंने हमें वर्गलाया और हमें कहा कि आप उधर जाएं। इसमें फिर मियां महमूद रशीद के खिलाफ हर एक है, और यही है। और क्या नाम है कि आपने अपनी लीडरशिप के कहने पे उधर गए, और ये सारा पहले से प्री प्लान था ये। इमरान खान के हवाले से भी कोई हसन खान न्याजी से या किसी से सवाल पूछेगी? हसान का क्या नाम है कन्फेशन आपको मैंने बताया कि मैंने खुद देखा नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बाहर आने नहीं देते थे। तो उसका कन्फेशन मैंने देखा नहीं है, तो ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता। अब, क्या ये फेयर ट्रायल था? फेयर ट्रायल तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अब जैसे हमारे मुलजिम थे, क्या नाम है, उनके ऊपर पहले से चार्ज लगाया हुआ था। जो चार्ज होता है, जो सबसे लीगल चीज होती है, आम बंदे को पता भी नहीं होता, उससे इंग्लिश में चार्ज करवा रहे हैं, जबकि वो अनपढ़ था। इलेक्ट्रिशियन था बेचारा, इलेक्ट्रिशियन, और पहली क्लास तक पढ़ा हुआ है, 1 क्लास तक। आप खुद सोच सकते हैं उसको उर्दू नहीं पढ़नी आती थी, इंग्लिश में उससे उन्होंने साइन करवाए हुए हैं सारा कुछ कि भाई मैं कन्फेस करता हूँ। उससे कन्फेस करवाया हुआ है कि वो, आप शुरू में पूछते हैं कि प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी, उससे प्लीड गिल्टी करवाया हुआ है। तो इसकी आप और इतना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते थे कि हमें दूसरा साथ वकील लेके जाने दिया जाए हमें हेल्प के लिए, वो नहीं करने दिया। फॉर एग्जाम्पल वहां मुझे अब कुछ और लोग काउंसल करना चाहते थे। एक वकील 3 से ज्यादा केसेस नहीं कर सकता था। ये कहीं भी इम्बार्गो नहीं थी। जब हम उनसे लॉ रूल की बात करते थे तो उनको कुछ पता ही नहीं होता था। वो कहते थे बस हमें ऊपर से ऑर्डर है, और बस इसी पे उन्होंने हमें फॉलो करना है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना हमें एविडेंस दी गई पहले कि क्या आपके खिलाफ एविडेंस है, क्या कुछ कुछ भी नहीं गया। बस आधा घंटा घंटा देते थे। बाकी भी जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी कि इन्होंने कानून में बाद में अमेंडमेंट करके चेंज किए हैं, और उसका ट्रायल इन पे चलाया गया। तो ये तो बिल्कुल भी फेयर ट्रायल तो आप इसको कह ही नहीं सकते बिल्कुल। और जो लोगों से आपकी बातचीत हुई है वो लोग अब क्या कहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में, वो अब क्या कहते हैं?
पहले से ज्यादा डिटर्मिन है और लिटरली खान साहब के लिए दुआएं करते थे। जब हमने उनसे पूछते थे वो एक ही चीज पूछते थे। जब हम जाते थे हम उनसे कोशिश होती थी कि हम केस के रिलेटेड पूछें। उनका होता था हमें बताओ खान साहब क्या कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं आजकल, हमारी पार्टी क्या कर रही है। और लिटरली जाते हुए वो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये उनका नारा होता था। लिटरली उनका जज्बा बिल्कुल नहीं टूटा। ये लिटरली उनका था। उनमें से एक का मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो वहां मशहूर है कि जब बैरक्स के अंदर होते हैं तो कहते हैं वो वहां रोज रात को नारे उनमें से एक मारता है कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और ये मिलिट्री कोर्स की आप बात कर रहे हैं जहां पर तशद्दुद ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अ, पहले 1.5 माह उन पे तशद्दुद होता रहा है, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद अब ये एक किस्म की समझे उनकी जेल कस्टडी में चले गए हैं, अब वो उधर है। हाँ, और ये वहीं हो रहा है। नीचे का अमले का वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है हमारे साथ, यानी कि वो खुद कहते हैं कि मैं अब नहीं बोलना चाहूंगा, यानी बेचारे अमले के लिए मसला ना हो जाए, चलें इसको छोड़ दे, लेकिन उनके जज्बे वैसे के वैसे ही हैं। आपके ऊपर भी कोई प्रेशर है? मेरे पर अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अब अल्लाह आगे देखेंगे क्या होता है। कल तक तो नहीं था, लेकिन कोई बोलता नहीं था। तो मैंने कहा मैं ही शुरू करता हूँ। लेकिन इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब लोग डरते हैं हमसे। जब ये ट्रायल शुरू करवाया जाता था तो वो पहली बात ये कहते थे कि आपने जो ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स कुछ हुआ है आपने ये बाहर जाके किसी को बताना नहीं है, वरना हम आप पे केस कर देंगे। ये हमें लिटरली कहा गया है। तो ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, सरकमस्टांसिस वगैरह बता रहा हूँ, अंदर प्रोसीडिंग्स की कोई बात नहीं कराऊंगा। शायद मैं करूं तो वो कहते थे कि शायद इधर ही मिलिट्री कोर्ट्स में आपका कल ट्रायल हो रहा हो, आप ही इधर मुलजिम हो। ये शुरू शुरू में हमें ट्रायल के शुरू में बताया जाता था। तो इसलिए सारे लोग डरते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है। यानी वकला को भी ये कहा गया कि अगर आपने प्रोसीडिंग्स के हवाले से कुछ बताया तो जनाब ये मसला होगा आपके लिए। हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो यानी उन विचारों पे चल रहा है वही आप पे केस इधर ही इसी अदालत में चलेगा और आप ही होंगे। सर मैं इसलिए इसलिए आपको कोई बोलते हुए नहीं नजर आएगा। मुराद साहब, सर देखें, ये जो कुछ 9 मई को हुआ, हसास तनसीबात की तरफ लोग गए, सर ये किसी इदारे पर नहीं, हम सब पर हमला है। ये पूरे पाकिस्तान पर हमला है जो हुआ है। ऑफ द रिकॉर्ड भी सारे आपके लोगों से बातचीत हुई सर। लोग क्या कहते हैं, सारे कोई ना कोई तो गया है जो कोर कमांडर के घर को आग लगी है, कोई ना कोई तो जीएचक्यू की तरफ गया है, कोई ना कोई तो गया है जिसने शोहदा की जो यादाश्तें हैं उनके ऊपर हमला किया है। वो लोग क्या कहते हैं कि कौन था जो जो पहुंचा है उन सारी जगहों पर? ये आप कह रहे हैं कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुलजिम है जो बेचारे उनका। उनमें से अगर किसी के साथ आपकी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है कि जाहिर कोई ना, चले वो नहीं गए या कोई और नहीं गया, लेकिन कोई ना कोई तो क्या है ना जिसने ये सब कुछ किया है। अब मैं एग्जांपल आपको हसन खान नियाजी की दे देता हूँ। सबको पता है कि वो बाहर खड़ा था, अंदर एंटर नहीं हुआ। वो कभी एंटर सीसी हाउस के अंदर हुआ ही नहीं है। बाहर एहतजाज हजारों लोग कर रहे थे। अब आप आपके सवाल का मुझे लगता है आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि ये सिर्फ उन्होंने टारगेट किया है कि किन लोगों को सबक बनाना है, किसको क्या, कौन जो ज्यादा बोलता है कुछ बोले ना। कितनी हाइप में थी और सारी हाइप तोड़ने के लिए था। कुछ गए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी नहीं गया, पर मेनली नहीं गए ज्यादा। जो बेचारे हैं झूठे केस हैं, जैसे अब आप अमर रशीद भट्टी है जिनको अभी पकड़ा पकड़ा है इन्होंने, एमपीए जीते हैं रायगंज से। उनको 10 महीने के बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट किया है, सब कुछ किया है, उसमें आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि आपने कोई क्रिमिनल केस है या कुछ है, इदारा आके बताता है, तब कोई केस नहीं था। और अब देखें उसको 9 मई के केस में उस पे कर दिया कि इसके हाथ में डंडा था और ये अंदर एंटर हुआ है, तोड़ फोड़ करता रहा है। तो आप खुद देख लें, पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो केसेस हैं ये सारे। बहरहाल मरवत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब 9 मई के हवाले से फैसला होगा और एक फेयर और फ्री एक इन्वेस्टिगेशन हो। हम सबको पता चले कि आखिर कौन था, ये कौन सा शरपसंद था जो पहुंचा है। अगर किसी पार्टी से लोग थे, उनका भी चेहरा मास्क उतरना चाहिए और खुलकर सामने आए, या कोई और था तो वो भी पता चलना चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।